ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे द अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्लास 12th का 4th चैप्टर है। कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का 4th चैप्टर है द अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। जब डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत सिस्टम का, यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, उसके बाद न्यू सेंटर बने, काफ़ी सारी कंट्रीज़ इमर्ज हुई, मेनली काफ़ी सारी कंट्री इमर्ज हुई। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे हम द न्यू सेंटर, जो नए नए सेंटर इमर्ज हुए आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत सिस्टम। ठीक है, पहला है द न्यू सेंटर की बात करें तो न्यू सेंटर ऑफ पावर, द न्यू center of power mean those countries and organization which can become superpower in the future and play a major role in the world system even in the present। तो अगर हम न्यू सेंटर ऑफ पावर की बात करें तो ये वो कंट्रीज़ हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सुपर पावर बनेंगी इन द फ्यूचर में एंड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी इन द वर्ल्ड सिस्टम में। ओके, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, आसियान एंड ब्रिक्स एक आपका एडेड टॉपिक है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, पर जो एडेड टॉपिक है उसमें ब्रिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंट्रीज़, किन किन कंट्रीज़, चाइना, जापान, इंडिया, इज़राइल और रशिया का एनसीईआरटी की बुक में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। या फिर इम्पोर्टेंस की बात करूँ मतलब कि जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर वाला चैप्टर है उसमें नहीं दिया है, इज़राइल और रशिया को इतना डीपली नहीं पढ़ाया है, तो हम भी इसमें नहीं पढ़ेंगे। बट अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है यूरोपियन यूनियन। द कंट्री ऑफ यूरोप सफ़र द मोस्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो यूरोपियन यूनियन कंट्री है उसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है किस में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आप मुझे टाइम पीरियड बताएंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या है। ठीक है, देयरफॉर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन ट्राई टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन। जब एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो जो यूरोप की कंट्री थी उसने ट्राइड किया कि जो उसकी सिचुएशन है उससे वो बाहर निकले। अमेरिका हेल्प यूरोपियन कंट्रीज़ इन दिस रिफॉर्म प्रोसेस। जब यूरोप ने ट्राई किया कि वो अपनी सिचुएशन चेंज करे तो उसमें उसकी मदद किसने की, अमेरिका ने हेल्प करी किसकी, यूरोप की। उसके बाद आते हैं द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन है उसका फॉर्मेशन कैसे हुई, मार्शल प्लान, अंडर द मार्शल प्लान के अंडर में फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इन 1948 में द मार्शल प्लान वॉज मेड बाय यूएसए। तो जो ये मार्शल प्लान है वो किसने बनाया है, आपका यूएसए। ठीक है, अमेरिका, यूएसए, अंडर विच द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज स्टेबलाइज। ठीक है, आपकी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एक मिनट लिखना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, हाँ, जो आपकी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो स्टेबलाइज हुई आपकी कब,
इन 1957 में। क्या? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आपकी स्टेबलाइज हुई इन 1957 में। द यूरोपियन काउंसिल वॉज फॉर्म इन 1949। जो आपकी यूरोपियन काउंसिल वॉज फॉर्म हुई कब? 1949 में। द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज स्टेबलाइज इन 1957। जो इधर को मैंने यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे इसको दिया, यहाँ पे लिखा नहीं तो मैंने लिख दिया था। तो आपकी जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो स्टेबलाइज हुई कब? 1957 में। यूरोपियन यूनियन वॉज, जो यूरोपियन यूनियन है आपका, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन कब हुआ? 1992 में। इसमें एक और है जो कि दिया नहीं है, तो मैं आपको इधर समझाती हूँ। आपका एक है इसी में, द फॉर्मेशन, सॉरी इधर ही है आपका, किसमें? फॉर्मेशन वाले में है आपका, है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, कॉपरेशन है, इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। पहले समझते हैं इसकी स्टेबलाइज हुई है 1948 में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन की फॉर्मेशन हुई आपकी 1948 में, जिसको हम बोलते हैं OEEC। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट पे, द फ्यूचर ऑफ यूनियन, ये पढ़ते हैं इधर, फीचर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के क्या क्या फीचर है? एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन के क्या फीचर है एज अ ऑर्गेनाइजेशन? पहले तो आपकी इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल, नेशन स्टेट, योर फ्लैग, एंथम, फाउंडेशन डे 9th में, आर करेंसी एंड करेंसी इज यूरो। जो यूरोप की करेंसी है वो है यूरो। ठीक है, नोट की एक इम्पॉर्टेंट नोट बना के लिखें कि इन 2003 यूरोपियन यूनियन try to make its own constitution but it could not succeed। 2003 में यूरोपियन यूनियन ने ट्राइड किया कि वो अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बट उसमें वो फेल हो गए थे। ठीक है, अगर हम यूरोपियन यूनियन की फ्लैग की बात करें कि उनकी फ्लैग में क्या था, तो उनका फ्लैग कुछ ऐसा था कि लाइक देखो मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ, एक ऐसे था, ऐसे, ये जो है बॉर्डर है इनका, ये ब्लैक कलर का था पूरा। ठीक है, ये ब्लैक कलर का था, इसके अंदर, उसके इधर, फिर यहाँ पे इधर ये ऐसे गोल्ड एंड ब्लैक 12 स्टार थे। ठीक है, तो यूरोपियन फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन फ्लैग है वो सिंबल है यूरोपियन यूनियन का। और जो सर्कल है, इट हैज़ अ सर्कल ऑफ 12 गोल्डन स्टार ऑन ब्लू के ऊपर जो 12 स्टार है वो किसका? वो यूनिटी का। इट शोज यूनिटी, सॉलिडिटी अमंग द पीपल ऑफ यूरोप। उनकी एकता के बारे में बात की गई है, रिप्रेजेंट करता है 12 जो स्टार है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द फीचर ऑफ यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन है उसके क्या क्या
फीचर हैं वो पढ़ेंगे। तो अगर इकोनॉमिक फ़ीचर की बात की जाए कि इकोनॉमिक फ़ीचर क्या है, तो इसमें थोड़े आपको शॉर्ट पॉइंट दिए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसी को नोट्स बोलते हैं कि कम शब्दों में अपनी पूरी बात को लिखते हैं, ठीक है। बुक मत बना देना पूरा नोट्स को। बताती हूँ, जो यूरोपियन इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद जीडीपी मोर देन 17 ट्रिलियन इन 2016, ओके। और वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005 में वो भारत की पहली इकोनॉमी बनी, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। और 2016 में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी विद द जीडीपी मोर देन 17 ट्रिलियन इन 2016। जो यूरो है वो डॉलर पे अपना डोमिनेंस बना रहा है, उसको हटा रहा है, किसको? डॉलर को, जो कि डॉलर जो यूएसए की करेंसी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मोर देन $7 बिलियन, ठीक है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो मोर देन कितने हैं? 12 बिलियन डॉलर के, ठीक है। द यूएसए हैज़ 3 times द शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। अगर शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो जो यूरोपियन यूनियन का, इधर समझाती हूँ मैं आपको, इसी में बात करेंगे इधर फीचर में, कि अगर हम शेयर ट्रेड की बात करें, शेयर ट्रेड किसका? ईयू का, वो बड़ा है, लार्ज है, किससे? यूएसए से। और यूएसए का ट्रेड ऑटोमेटिकली किससे कम है? ईयू से, ठीक है, ठीक है। अगर हम अब मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री फीचर की बात करें, तो सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। अगर ईयू की मिलिट्री की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड में। 2 मेंबर ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव न्यूक्लियर वेपन अप्रॉक्सीमेटली 550। अगर अप्रॉक्सीमेटली बात की जाए तो कितने हैं? 550 न्यूक्लियर है किसके पास? ब्रिटेन एंड फ्रांस के पास। 2 मेंबर ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव परमानेंट मेंबरशिप एंड वीटो, एक मिनट बोलना, जो 2 मेंबर हैं ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव परमानेंट मेंबरशिप एंड वीटो पावर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 6 चैप्टर है आपका कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, उसमें आप पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो टोटल 5 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें से फ्रांस एंड ब्रिटेन भी है। बट 2020 मतलब 2020 में 31 जनवरी 2020 में ब्रिटेन ने लेफ्ट कर दिया किसको? यूरोपियन यूनियन का। तो ब्रिटेन पार्ट नहीं है किसका? यूरोपियन यूनियन का। कब से? 31 जनवरी 2020 के बाद से, ठीक है। अब आते हैं आपके आसियान के बारे में। आसियान के बारे में मेनली क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, और आपके PT1 PT2 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, स्टेबलाइज हुआ है 1967। इट वॉज स्टेबलाइज बाई साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। कहाँ पे पहली बार इसका वो जो बैठक मान लीजिए कहाँ हुई? बैंकॉक में हुई, ठीक है, ठीक है, बैठक हुई। इसके 10 मेंबर हैं इसके अंदर, पर 5 फाउंडिंग मेंबर हैं। वैसे तो 5 ही थे, पर बाद में 3 और जुड़ गए, मतलब 5 और जुड़ गए, ठीक है।
तो वो है पहले, अगर फाउंडिंग कंट्रीज़ की बात करें कि फाउंडिंग कंट्रीज़ कौन है, तो वो है आपकी फाउंडिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं, किसकी, आसियान की फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। लेटर कंट्रीज़ इंक्लूड ही हुई इसमें, जैसे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, मतलब 5 और कंट्रीज़ भूल गई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आसियान के फ्लैग की, ठीक है। आसियान के फ्लैग की बात करें तो आसियान का फ्लैग देखेंगे आप तो उसमें ब्लू कलर का 10 पैनी में राइस की, जो राइस की स्टेल है, वहाँ पे राइस की डंडियाँ हैं, शोन इन मिडल में है, विच शोन द यूनिटी ऑफ आसियान कंट्रीज़ की, आसियान कंट्रीज़ की यूनिटी के बारे में बात करिए। जो उसमें जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट करता है पीस एंड स्टेबिलिटी को। उसमें आप रेड कलर देखेंगे वो करेज एंड डायनामिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जो वाइट है वो प्योरिटी को, और जो येलो इज़ अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी को, ओके। उसके बाद आते हैं द आसियान के ऑब्जेक्ट क्या है आसियान के, तो प्रमोट सोशल एंड द कल्चरल डेवलपमेंट। पहला है कि वो प्रमोट करता है किसको, सोशल एंड द कल्चरल डेवलपमेंट को। दूसरा एक्सेलरेट करता है किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को। तीसरा इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, इम्प्रूव करता है किसको, लॉ एंड ऑर्डर को, एंड प्रमोट करता है पीस को, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 3 पिलर ऑफ आसियान। आसियान के 3 पिलर के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। कीप इन माइंड द ओवरऑल डेवलपमेंट बाय आसियान। 3 इंस्टीट्यूशन वेयर क्रिएटेड इन 2003। जो 3 पिलर हैं आसियान के वो 2003 में क्रिएटेड हुए। दीज आर कॉल्ड द 3 पिलर ऑफ आसियान, ठीक है। पहला है, जिसमें से पहला पिलर है आपका आसियान सिक्योरिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशल एंड द कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 3 पिलर के बारे में, ठीक है। 3 पिलर जो उसमें से जो पहला है आपका द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, उसका वर्क क्या है, वो क्या काम करती है, ठीक है। तो उसका काम है रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट मेंबर, ठीक है। स्टेट, जैसे कि स्टेट मेंबर के अंदर कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इसकी इससे नहीं बन रही है, इसकी इससे नहीं बन रही है, इसकी इससे नहीं बन रही है, तो जो ये आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है वो इन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है। प्रमोट करती है पीस एंड कोऑपरेशन को, प्रमोट करती है किसको, पीस एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है, तो आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसका क्या वर्क है। पहला काम है उसका कि वो प्रमोट करता है किसको, कॉमन ट्रेड को। किसको प्रमोट करता है, कॉमन ट्रेड को वो प्रमोट करता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ठीक है। उसके बाद आता है इंक्रीज़ करता है किसको, फ्री ट्रेड को इंक्रीज़ करता है, फ्री ट्रेड को इंक्रीज़ करता है। सेटलिंग इकोनॉमिक, स्थायी करता है किसको, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स को, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आसियान सोशल एंड द कल्चरल कम्युनिटी का वर्क क्या है, राइजिंग द लेवल ऑफ सोशल एंड द कल्चरल डेवलपमेंट। क्या करता है, राइज करता है द लेवल ऑफ कल्चरल एंड द सोशल डेवलपमेंट को, ठीक है। उसके बाद आता है द विजन ऑफ 2020, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि आसियान विजन ऑफ 2020 एक्सप्लेन। तो द आसियान विजन 2020 इज़ अ लिस्ट ऑफ गोल्स सेट बाय आसियान फॉर 2020 के लिए। ये आज विजन ऑफ 2020 वो है
जिसमें आशियान ने अपनी लिस्ट में जो गोल सेट किया है उसमें है ये आशियान फॉर 2020। तो विज़न है उनका 2020 का आशियान विज़न 2020 इज़ अ लिस्ट ऑफ गोल सेट बाय आशियान फॉर 2020 में वो क्या करेंगे वो ये वाई 2020 आशियान वांट टू प्ले एन एक्सटर्नल रोल इन द वर्ल्ड। वाई 2020 में जो आशियान था वो एक्सटर्नल रोल प्ले करता था, एक एक्सटर्नल रोल प्ले करता था किसमें, वर्ल्ड में। रिसॉल्विंग ऑल डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग्स इज ऑल्सो द मेन पॉइंट ऑफ आशियान विजन 2020। ऑल म्यूचुअल डिस्प्यूट को सॉल्व करना ये मेन पॉइंट था किसका, आसियान विजन ऑफ 2020 का। ठीक है, उसके बाद आते हैं आशियान स्टाइल की बात करते हैं। आशियान वे ऑफ डेवलपिंग इज कॉल्ड आशियान स्टाइल। ठीक है, आशियान वे ये भी पूछते हैं 2 नंबर में, व्हाट इज आशियान वे। ठीक है, आशियान वे द आशियान वे ऑफ डेवलपिंग इज कॉल्ड आशियान स्टाइल। ठीक है, it set a new example in front of the world by developing through cooperation and reconciliation। ठीक है, this method of cooperation and conflict free trade was called ASEAN style। free development was called the ASEAN style। In this way the ASEAN become the fastest growing organization। इस तरीके को अपनाने से जो आशियान है become the fastest growing organization। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया एंड आशियान की। ठीक है, इनिशियली इंडिया डिड नॉट पे मच अटेंशन to ASEAN, but at later time India made effort to improve relation with ASEAN country and increase trading। हाल ही फ़िलहाल में की बात की जाए तो इंडिया ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किस पे, आशियान पे, बट कुछ समय के बाद इंडिया ने इफ़ेक्ट टू इम्प्रूव रिलेशन अपने संबंध किससे, आशियान से अच्छे बनाए, चेंज करे, उनमें कुछ बदलाव लाए और इंक्रीज़ किया अपना ट्रेड रिलेशन। ठीक है, in 1991 में the policy of walk east was adopted by India and effect were made to improve relation with East Asian country। in 1991 में the policy of walk east was adopted by the इंडिया ने पॉलिसी अडॉप्ट करी, उसे बोलते हैं वॉक ईस्ट अडॉप्ट बाय इंडिया। वॉक ईस्ट पॉलिसी थी जो 1991 में आई, इंडिया ने अडॉप्ट किया, जिससे वो अपने जो अपने रिलेशन है वो इम्प्रूव कर सके किसके साथ, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज थे। ठीक है, देन इंडिया हैज़ साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद 2 एशियन कंट्रीज सिंगापुर एंड थाईलैंड। इंडिया ने फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो 2 कंट्री के साथ किया, एशियान की 2 कंट्रीज थी, पहली थी सिंगापुर और दूसरी थी आपकी थाईलैंड। इंडिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू मेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आशियान। तो इंडिया ट्राई करता है कि वो फ्री ट्रेड रिलेशन बना सके किसके साथ, आशियान के साथ। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं चाइनाज अर्ली या राइज ऑफ चाइना इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर चाइना अर्ली की बात करें तो चाइना वॉज स्टेबलाइज ऑन 1 अक्टूबर 1949 में चाइना रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कि आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स में जाएंगे तब पढ़ेंगे चाइना रिवॉल्यूशन के बारे में। तो 1 अक्टूबर 1949 में चाइना स्टेबलाइज हुआ। चाइना आइसोलेट इटसेल्फ फ्रॉम द होल वर्ल्ड। आइसोलेट मतलब अपने आप को अलग रखता था। अलग का इन सेंस ऑफ अलग का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया एक तरफ चाइना अलग, ऐसे नहीं। ठीक है, बिगनिंग चाइना
बिग इंडस्ट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो बिगिनिंग की बात करें तो चाइना डेवलप कर दी थी बिग इंडस्ट्रीज़ को अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ड्यू टू द लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट अ टेक्नोलॉजी एंड द गुड फ्रॉम अब्रॉड, सो ट्राई टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम चाइना इनसाइड द कंट्री। चाइना ट्राई करती है कि वो सब कुछ प्रोड्यूस करे अपनी ही कंट्री में, ठीक है। एक और बात, चाइना में जो रूल है वो वन पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, मतलब वन पार्टी सिस्टम है जो कि यूएसएसआर में है, ठीक है, यूएसएसआर में थी। ओके, एक तो ये रहा, ये ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ओपन इकोनॉमी, ओपनिंग अप द इकोनॉमी। आफ्टर द ओपनिंग इकोनॉमिक स्टैंड सडनली द ओपनिंग। अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो उसकी थी क्लोज्ड इकोनॉमी। एक मिनट रुकना। अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर में थी क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। बट लेटर जब मिखाइल गोर्बाचेव आए तो वो रिफॉर्म लाना चाहते थे कि जो इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, ओपन इकोनॉमी, ठीक है, जिसके कारण डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएस। सडनली ओपनिंग इट्स इकोनॉमी, चाइना चेंज द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द प्लान। चाइना चेंज करता है अपनी इकोनॉमी को, ओपन इकोनॉमी बनाता है, ठीक है। चाइना में रिलेशन विद अमेरिका फर्स्ट टाइम इन 1972 में। चाइना पहली बार अमेरिका के साथ रिलेशन बनाता है, कब बनाता है? इन 1972 में, ठीक है। A year later, in 1973, then the Chinese Prime Minister Zhou Enlai proposed development in agriculture, industry, army, development and technology में, ठीक है। डेवलपमेंट, उसके जो चाइना के प्रधानमंत्री हैं, मेरे को नाम नहीं आ रहा, आप पढ़ लेना भाई, ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है मेरे से। तो डेवलपमेंट किया इसने किस में? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, आर्मी एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। इन 1978 क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन डोर पॉलिसी कब अनाउंस की या कब स्टेबलाइज की, तो कब की आपकी 1978 में आपकी ओपन डोर पॉलिसी हुई। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डेंग जियाओपिंग, यार नाम पढ़ लेना जो भी है, ठीक है। इनके अंडर में, इन्हीं की लीडरशिप में ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस हुई चाइना में इन 1978 में, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द इकोनॉमी, जब ओपन इकोनॉमी हो गई, यहाँ पे थी ओपनिंग अप द इकोनॉमी, उसको खोलने की शुरुआत, और जब बिल्कुल खुल गई इकोनॉमी, ठीक है। फार्मिंग वॉज प्राइवेटाइज्ड, जो फार्मिंग थी वो प्राइवेटाइज कर दी, कब? 1982 में। इंडस्ट्रीज वेयर प्राइवेटाइज इन 1988 में। CEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वॉज स्टेबलाइज, joined the World Trade Organization. China was a part of Security Council का पार्ट है कौन? चाइना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द राइज ऑफ चाइना इकोनॉमी, जो मैंने बताया था कि जो NCERT की बुक में दिया है द राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, तो वो इसी से दिया है, द राइज ऑफ चाइना इकोनॉमी, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन किया। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मेनली कि अगर चाइना और USSR दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती थी, तो जो शॉक थेरेपी USSR में आई वो चाइना में क्यों नहीं आई? तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अगर घुमा के पूछते हैं कि वाई चाइना इज़ नॉट सर्वाइव फ्रॉम शॉक थेरेपी, तो आप ये पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ये वाले सारे पॉइंट देंगे कि वाई चाइना ने सर्वाइव क्यों नहीं किया शॉक थेरेपी से, तो उसके ये सारे रीज़न हैं, ठीक है। उसने अपनी ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, इसलिए कारण चाइना में शॉक थेरेपी नहीं आई, ठीक है। अब बात करते हैं द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के।
न्यू जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके क्या परिमाण निकले, ठीक है। पहला था इकोनॉमिक पिकअप्स ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर द इनकम ऑफ फार्मर वो हैज़ इंक्रीज। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो फार्मर की इनकम थी वो क्या हो गई, इंक्रीज, हैज़ इंक्रीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन चाइना इन्वेस्ट हो गया, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इन चाइना में वो इंक्रीज हो रहा है। द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंक्रीज एंड चाइना स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज। जो अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज का वो कहाँ इंक्रीज हो रहा है, और वो चाइना कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहा है जाके। चाइना इमर्ज एन इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, एंड चाइना इमर्ज हो गया कैसी, इमर्ज एन इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब आते हैं द चाइना एंड इंडिया के रिलेशन की बात करें तो इशू क्या है। मेनली आपकी बुक में लिमिटेड टॉपिक दिए जाते हैं कि इन पे इशू होता है, बट अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो आप ट्रेड को लेके इशूज़ होते हैं, बॉर्डर को लेके इशूज़ हो जाते हैं कभी कभी आपके, और कभी कभी आर्मी को लेके वो हो जाते हैं, रिवर को लेके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। मतलब आपको बुक की बनावटी भाषा नहीं लिखना है, मेन हेडिंग याद कर लीजिए। मान लीजिए बॉर्डर को लेके हो रही है, आपकी ट्रेड को लेके हो रही है, आपकी किसी और को लेके हो रही है, कोई और मान लीजिए रिवर को लेके हो रही है, तो ये टॉपिक लिखिए। आप अपने अनुसार चैप्टर को पढ़िए, अपने अनुसार बना के लिख सकते हैं, बुक का रट्टा मत मारिए, ठीक है। तो इंडिया एंड चाइना रिलेशन की बात करें तो क्या क्या इशू हैं। इन 1962 की बात करें तो बिटवीन चाइना एंड इंडिया में ये बात करते हैं। अगर इंडिया एंड चाइना की बात करें तो इन 1962 में वॉर हुई चाइना इंडिया के बीच में, जिसमें जम्मू इन विच इंडिया लॉस्ट, जिसमें इंडिया हार गया था मेनली, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में एंड अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जो चाइना है वो क्लेम करता था कि जो तिब्बत है वो हमारा पार्ट है, बट इंडिया ने कहा कि ये हमारा पार्ट है। और उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी किसके साथ, चाइना के प्रधानमंत्री के साथ, ठीक है। एक पंचशील एग्रीमेंट भी साइन हुआ था 25 जून अराउंड 1954, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद, 1954 है या 24 कुछ, पर 25 जून को उस चैप्टर में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी आपको अच्छे से, ठीक है। चाइना की अच्छी दोस्ती, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा था कि इनसे अच्छी दोस्ती मत करो, पर जवाहरलाल नेहरू नहीं माने, ठीक है, तो दोस्ती हुई। तो जम्मू कश्मीर में जो आपका इंडिया से और जो चाइना के बीच में एक लाइन है, ठीक है, ऐसे है, तो ऐसे है आपका, तो ये आपका चाइना है। तो ये जो ये जा रही है इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो चाइना ने एक्यूपाइड कर लिया, अपना कब्जा कर लिया किस पे, तिब्बत पे, एंड दलाई लामा बाय इंडिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इफेक्ट एंड द इम्प्रूवमेंट। ये देखो पंचशील एग्रीमेंट आ गया आपका, जो कि हुआ था 24 जून को 1954 में, और मुझे ये वाली डेट एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। नेगोशिएशन स्टार्टेड 1981 टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट। इन 1988 में राजीव गांधी विजिटेड चाइना एंड देयर वर सम इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन। 1988 में जो राजीव गांधी थे वो चाइना विजिट करने जाते हैं, जिससे इम्प्रूवमेंट हुआ रिलेशन में इंडिया एंड चाइना में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंक्रीज एंड ट्रेड ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। जब 1988 के बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंक्रीज हुआ, बढ़ने लगा, और जो ट्रेड है वो भी आपका बढ़ने लगा, ठीक है। ओके, इसके बाद ठीक है, अभी आते हैं ब्रिक्स के बारे में। ये आपकी एडिशनल टॉपिक है
बोर्ड में जो 2024 का जो बोर्ड था 2024 का, उसमें इसका कोई मतलब एक टॉपिक नहीं आया, जितने भी एडिशनल टॉपिक थे उसका कुछ नहीं आया, पर आप पढ़ लीजिए एज अ नॉलेज के लिए, ठीक है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स एज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इनहेंस बिजनेस, पॉलिटिकल एंड द कल्चरल कोऑपरेशन अमंग द 5 कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। जो ब्रिक्स है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट हुई एक बिजनेस, ब्रिक्स एक एन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट हुई इनहेंस द बिजनेस, पॉलिटिकल एंड द कल्चरल कोऑपरेशन अमंग द 5 कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका में। आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ साउथ अफ्रीका इन ब्रिक्स, ठीक है, आफ्टर द ज्वाइनिंग द साउथ अफ्रीका इन ब्रिक्स, रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स, क्या रीज़न, क्या कारण रहे जिसकी वजह से ब्रिक्स को बनाना पड़ा, उसकी क्रिएशन करनी पड़ी। एट अ प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल द मेजर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन द वर्ल्ड सच एज वर्ल्ड बैंक ऑफ और एंड द IMF आर इन्फ्लुएंस्ड बाय USA and the other western countries. Okay. For this reason, an organization was created through which emerging economy of the world could be brought together and cooperation could be stabilized between them. ठीक है, इनके अंदर जो अभी इमर्जिंग इकोनॉमिक वर्ल्ड है उनके अंदर क्या बने, कोऑपरेशन स्टेबलाइज हो बिटवीन देम, इन सभी के बीच में क्या हो, कोऑपरेशन स्टेबलाइज हो। दिस वॉज डन बिकॉज in future all these economy can compete with the development countries and that is why it is very important for them to come together। या यहाँ पे compete या competition होगा या शायद complete होगा development in the country, that is why it is important कि ये सारी countries emerge हो जाए, एक साथ आए, come together, ठीक है। अब बात करते हैं the formation of BRICS, formation of BRIC. At the time of formation the name of this organization is BRIC. S उसमें नहीं जुड़ा था, मीन्स जो ब्रिक्स है वो ब्रिक था बस, which was formed from the initial of the name of its member countries after joining the organization of South Africa. B से ब्राज़ील है आपका, R से रशिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को 2010 में ज्वाइन किया, तब से वो क्या हो गया, ब्रिक्स बन गया, तब से वो क्या बन गया, तब से वो ब्रिक्स बन गया, ठीक है। ब्रिक्स वॉज लॉन्च इन रशिया इन 2006, 2006 में ब्रिक्स को लॉन्च किया गया, कहाँ पे, रशिया में। द क्रिएशन ऑफ ब्रिक वॉज सजेस्ट बाई जिम ओ नील, यूके इकोनॉमिस्ट, एक यूके के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है, उनका ये नाम है, कभी नहीं पूछा गया पर आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखना। डिस्कशन अबाउट इट बिगेन इन रशिया इन 2006, इट वॉज फॉर्म इन 2009, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन इट कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज वॉज कॉल्ड ब्रिक। सॉरी, जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो ये 4 कंट्रीज़ को कैरी करता था, जो कि आपकी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बट इन 2010 में आपकी रशिया भी, साउथ एशिया भी ज्वाइन करती है ब्रिक्स को, और नाउ इट बिकम ब्रिक्स। पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स बन गया, ठीक है। इसके अगर मेंबर की बात करी जाए तो मेंबर है, पहला है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एंड द हेड क्वार्टर कहाँ है इनका, चाइना में, संघई चाइना में, ठीक है। ब्रिक्स का हेड क्वार्टर संघई चाइना में है। अब पहले कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे इन 2010 में। 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, किसको, ब्रिक्स को, ब्रिक को, फिर बन गया ब्रिक्स। उसके बाद आते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स। प्रमोट डिमांड फ्रॉम रिफॉर्म यूनियन नेशनल
ऑर्गेनाइजेशन या सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। प्रमोट करता है डिमांड रिफॉर्म, ठीक है। कॉपरेट ऑन ट्रेड एंड द क्लाइमेट चेंज इशू, कॉपरेट करता है ट्रेड पे एंड द क्लाइमेट चेंज इशू पे। सिंपली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सिंपली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन द पीस होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, PACE, पीस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू द म्यूचुअल कोऑपरेशन या म्यूचुअल कोऑपरेशन, स्टेबलाइज म्यूचुअल पॉलिटिकल कोऑपरेशन, स्टेबलाइज म्यूचुअल कोऑपरेशन, इंश्योर ईच अदर सेफ्टी, एक दूसरे की सेफ्टी को देखता है। स्ट्राइव टू वर्क टुगेदर टू सॉल्व शेयर चैलेंजेस, एंड काम करते हैं एक साथ मिलके, जिससे जो चैलेंजेस हैं उनको शेयर किया जाए, उनको सॉल्व किया जा सके। सॉल्व एंड शेयर चैलेंजेस, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के बारे में। नॉर्मली रीड कर लेना, इसमें कोई भी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस ऑन 16 जून 2009 इन रशिया में हुई। 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं इन द कॉन्फ्रेंस बिकॉज साउथ एशिया वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। 2009 में जब रशिया में वो हुई कॉन्फ्रेंस, तो उस टाइम जो साउथ एशिया है वो पार्ट नहीं है, क्योंकि साउथ एशिया 2010 में जुड़ा है, ठीक है। नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स एट द टाइम। द सेकेंड कॉन्फ्रेंस होल्ड इन ब्राज़ील ऑन 15 अप्रैल 2010 and during the same conference South Africa was also included in BRICS, वो include था किसमें, BRICS में। The third BRICS summit was held in China on 14 अप्रैल 2012 को, 14 अप्रैल 2011 में, in which its name was changed from BRICS to BRICS. Now its conference proposed in Russia 2020 2020 में जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई वो कहाँ हुई, रशिया में हुई थी। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिए कि NDB की फॉर्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑल दीज कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स टुगेदर फॉर्म अ बैंक इन 2014 विच वॉज नेम NDB बैंक, जो कि किसने फॉर्म करी, ब्रिक्स ने एक साथ मिलके, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ NDB बैंक। इंडिया सजेस्ट टू मेक ब्रिक्स कंट्री अ बैंक विच वॉज फॉर्म बाई दीज कंट्रीज 2004। नेम इज NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस हेड क्वार्टर इन संघई चाइना में है। द रीजनल ऑफिस साउथ अफ्रीका में। Presently its chairman is KB कामात, क्या नाम है यार ये, एंड इट्स एन इंडियन है एक, KB कामात। The total capital of this bank is 100 billion, of which 41 billion in the form of from China, 18 billion in from India, Brazil and Russia, and 5 billion in South Africa, ठीक है। फंक्शन क्या है, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको लेफ्ट कीजिए, हम फ्यूचर पढ़ें ब्रिक्स के तो हाँ इसको पढ़ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रिक्स के क्या फीचर हैं। तो अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन ब्रिक्स कंट्री। भारत की जो वर्ल्ड की 40% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, ब्रिक्स कंट्रीज़ में रहती है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। Two main countries with the largest population in the world is India and China.
करेंटली इंडिया है पहले। अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो चाइना पहले पे था, ठीक है, दूसरे पे थी इंडिया और तीसरे पे था यूएसए। बट अब की बात की जाए तो 2024 की, तो इंडिया पहले नंबर पे आ गया। कम थोड़ा है हम किसी से, अल्लाह की देन है ये सब, समझ रहे हो ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई एरिया एंड इट्स मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अगर नंबर के हिसाब से देखें, एरिया वाइज देखा जाए तो रशिया पहले नंबर पे आती है। इंडिया कौन से नंबर पे आती है? इंडिया अगर एरिया वाइज देखी जाए तो 7th नंबर पे, 8th पे आती है आपकी अर्जेंटीना, शायद, हाँ अर्जेंटीना ही है। देन ऑल कंट्री एक्सपेक्ट रशिया आर डेवलपिंग, और जो सारी कंट्री है वो डेवलपिंग कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्री है, और रशिया इज़ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। ओके, 8 की बात करें, इंडिया एंड चाइना इमर्जिंग, इंडिया एंड चाइना इमर्जिंग एज, इंडिया एंड चाइना इमर्जिंग एज अ इमर्जिंग पावर। इंडिया और चाइना भी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक पावरफुल कंट्री के रूप में इमर्ज हों वर्ल्ड में। It is estimated that by 2030 this group will overtake the USA। चाइना क्लेम करता है कि 2030 में वो USA से भी बड़ी क्या बन जाएगा, सुपर पावर। कौन? चाइना क्लेम करता है, ऐसा बोला है। Its GDP is about 23% of the whole world, about 27% of area of the होल वर्ल्ड कम अंडर द कंट्रीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स की जो कंट्रीज है 74% कम, होल वर्ल्ड कम अंडर द, इन कंट्रीज़ के अंदर आता है होल वर्ल्ड, ठीक है। 27% ऑफ एरिया ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 40 था। करेंट स्टेटस की बात करें, इफ़ वी सी इन द प्रेजेंट सिचुएशन ब्रिक्स कुड नॉट बी कम्प्लीटली सक्सेसफुल इन कैरिंग आउट इट टास्क, इट इज़ बिकॉज दीज आर सम म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स सच एज, ठीक है। जो है जो ब्रिक्स की बात करें तो ये इतना सक्सेसफुली कैरी नहीं कर पा रहा है अपनी इस कंट्री, क्योंकि म्यूचुअल डिफरेंस आ रहे हैं बिटवीन दीज कंट्रीज़ में। इंडिया एंड चाइना के डिस्प्यूट्स के हैं, चाइना टू बिल्ड अ रोड ऑन द बॉर्डर ऑफ POK, पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर, चाइना इंटरवेंशन ऑफ नेपाल इन द इंडिया के बॉर्डर में, ठीक है। अब मैंने और ज़्यादा रखा नहीं है। इज़राइल की बात करें तो इज़राइल, अब यहाँ से आप रहने दीजिए, रहने दीजिए का मतलब है कि अगर आपको रीडिंग के लिए चाहिए, ये नहीं आता है। जेन्युइनली बताऊँ तो इसमें ब्रिक्स का कोई टॉपिक ही नहीं आया 2024 के, अगर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम की बात करी जाए तो कोई भी टॉपिक नहीं उठा के दिया है उन्होंने। बट अगर आप अपनी नॉलेज के लिए ब्रिक्स क्या है, तो जितना मैंने पढ़ाया अब तक उतना इनफ है, इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इज़राइल, क्रिएशन ऑफ इज़राइल, 6 डे वॉर, ग्राफिक फीचर ऑफ इज़राइल, कुछ मत पढ़िए, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ओके।
हाय गुड इवनिंग, मैंने ना आपके साथ मीटिंग का लिंक शेयर कर हाय गुड इवनिंग, मैंने ना आपके हाय गुड इवनिंग मैं हाय गुड इवनिंग